एक बहुत ही दुखद हादसा पिछले कल हिमाचल प्रदेश के हमारे किन्नौर जिला के निकुलसरी में हुआ और जिसकी जानकारी सम्मानित सदन को मैंने कल भी दे दी थी। घटना घटित होने के पश्चात तुरंत वहां पर जाने का मन था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पिछले कल जाना संभव नहीं हो पाया और ऐसी परिस्थिति में वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से भी मैं देखना चाह रहा था। आज सुबह अध्यक्ष महोदय मैं किन्नौर गया, मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री भी साथ में गए, चीफ सेक्रेटरी भी और अन्य अधिकारी भी हमारे साथ गए। जो अभी तक की वहां की स्थिति है उसके बारे में इस माननीय सदन को मैं जानकारी के रूप में कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले कल लगभग 11:30 बजे के लगभग ये घटना वहां पर घटित हुई। निकुलसरी में एक पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हुए और ऐसी परिस्थिति में जब कुछ पत्थर सड़क पर गिरने के बाद रास्ता लगभग बंद होने की स्थिति में हुआ तो गाड़ी, जो एक बस वहां पर से गुजरनी थी, उस बस के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और रोकने के बाद उसने देखा कि पत्थर आ रहे हैं। गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगाने के बाद उतर कर देखा और देखने के बाद उसने बाकी जो गाड़ियां पीछे बस के पीछे थी उन गाड़ियों को भी उसने रुकने के लिए कहा कि आगे रास्ता बंद है, सड़क बंद है, संभव नहीं है आगे जाना। और उनको ये भी कहा कि आप गाड़ियां पीछे करो, मैं भी बस पीछे करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे करने लगते, जो मलबा पत्थर गाड़ी के सामने वाले हिस्से में से आ रहा था, वो मलबा ठीक उसी स्थान पर जहां वो खड़े थे, जहां वो गाड़ियां खड़ी थी, वहां पर आ गया। वहां से बड़े बड़े पत्थर और पत्थर के साथ साथ में मिट्टी बहुत मात्रा में आई और वो जो ड्राइवर और कंडक्टर जो बाहर निकले थे उन्हें तुरंत दौड़ करके जो है वो दीवार के साथ, जो पहाड़ के साथ जहां उनको थोड़ी सी जगह मिली, वहां पर उन्होंने बचने की कोशिश की और उसमें एक और भी व्यक्ति उसमें उस तरह से उनके साथ वहां पर खड़ा हुआ। बाकी लोग कहाँ रहे, कैसे रहे, कुछ देखने को भी नहीं हुआ। अंधेरा हो गया और बहुत बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी वहां से आई और उसके बाद वहां से इन लोगों को तो निकाल दिया गया। जो ड्राइवर और कंडक्टर थे, उनके साथ 2 लोग और थे जो बस से उतर करके बाहर निकले थे, तो उनको तो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बाकी उनके रेस्क्यू करने के लिए जो है वहां बहुत बड़ी कठिनाई आई। तुरंत जैसे घटना घटित हुई उसके बाद जानकारी के रूप में जब हमको मिला तो हमने तुरंत एनडीआरएफ, आईटीबीपी और हमारे पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ में पुलिस की टीम और उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर वहां के, उनको सूचित किया, घटनास्थल के लिए दौड़े। लेकिन परिस्थिति इस प्रकार की अध्यक्ष महोदय वहां पर थी कि पत्थर लगातार चल रहे थे, मिट्टी लगातार ऊपर से नीचे गिर रही थी और रेस्क्यू करने के लिए जिस पॉइंट पर उनको एंटर करना था दोनों तरफ से, उसमें बहुत बड़ी कठिनाई हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी संदेश आया तुरंत कि जो भी इसमें मदद करने की जरूरत है आप हमें बताएं, केंद्र को बताएं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और अपने स्तर पर भी आप देख लीजिए, जो बेस्ट पॉसिबल जितने लोगों को बचाया जा सकता है वो प्रयत्न करिए। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने भी तुरंत जो है एनडीआरएफ की टीम को आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ संपर्क साध करके तुरंत राहत कार्य को शुरू करने के लिए आदेश दिए और व्यक्तिगत रूप से मुझसे भी बात की। और अध्यक्ष महोदय, पिछले कल देर शाम को आफ्टरनून जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वहां अभी तक जो है वो 14 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई है।
13 लोग जो है अभी तक जो है वो सुरक्षित जो निकाले गए थे वो रेस्क्यू किया गया, और उसमें से 5 लोग हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल में भावानगर में व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर के भी आया, और उनमें से भी 3 लोगों को डिस्चार्ज आज कर दिया हमारे पहुंचने के बाद, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं थी। एक को हमीरपुर भेजा गया और एक को आईजीएमसी के लिए, शिमला के लिए भी भेजा गया। और अध्यक्ष महोदय, ये सर्च ऑपरेशन कम रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह जल्दी से शुरू किया गया। कल शाम को एक विचित्र परिस्थिति हमारे सामने ये थी कि जैसे वहां पूरा मलबा जब सड़क का हटा दिया गया तो जिस बस का जिक्र किया गया था वो बस वहां पर मिली नहीं। तो विचित्र सी परिस्थिति होगी हमारे सामने खड़ी, सबके सामने, कि बस तो थी लेकिन बस गई कहां, और तब तक लिए अंधेरा हो गया था। आज सुबह 4 बजे से पहले, लगभग 4 बजे से शुरू कर दिया वहां पर सर्च ऑपरेशन, और 4 बजे जो ऑपरेशन किया गया उसमें आईटीबीपी के बहुत सारे जवानों ने बहुत अच्छा काम किया, एनडीआरएफ के नौजवानों ने बहुत अच्छा काम किया, डोगरा रेजिमेंट के, पुलिस के हमारे, और उन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। सुबह लगभग 5 बजे से पहले पहले बसों के हिस्से मिलने शुरू हुए, टुकड़े, क्योंकि वो नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद वो मलबे में पूरी तरह से दब गई है। और उसमें मलबे में से अध्यक्ष महोदय आज 4 शव उसमें से बरामद किए गए। कुल शवों की अगर डेड बॉडीज की अगर हम बात करें तो 14 डेड बॉडीज, 13 लोग जो है उसमें रेस्क्यू किए गए। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जो अभी तक की सूचना है उस सूचना के मुताबिक और लोग अभी तक जो है वो मिसिंग है, जिनकी संभावना है कि वो अभी तक भी मलबे में दबे हुए हैं। उनकी जो है वो सर्च ऑपरेशन के अंतर्गत जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतर्गत जो है वो जारी है। अभी तक जो ये ऑपरेशन हमारा जारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां वो घटना घटित हुई है वहां अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। आज दोपहर तक मौसम ठीक रहा, हम एरियल सर्वे भी करके आए, और एरियल सर्वे करने के बाद बाई रोड पर जहां बस नीचे गिरी है, नीचे वाली रोड, वहां पर भी, उस पॉइंट पर भी गए, और उसके बाद वापिस जहां ऊपर जो नेशनल हाईवे का जो पोर्शन, जो डैमेज, जो ऊपर से मलबा आया, जहां पर सारी घटना घटित हुई, वहां पर भी गए। अभी तक भी अध्यक्ष महोदय लगातार ऊपर से मिट्टी और पत्थर जो है गिर रहे हैं। हम भी वहां से क्रॉस किए तो हमारी गाड़ियों के ऊपर भी छोटे छोटे पत्थर जो है अभी तक जो है उसमें वो गिरते हुए, मतलब जोर से, जिसकी आवाज हम अच्छी तरह से वहां पर सुन पाए। बहुत जोखिम भरा ये ऑपरेशन है। अभी जो मेरी डिप्टी कमिश्नर से यहाँ शिमला पहुंचने के बाद जो बातचीत थी उसके मुताबिक ये जानकारी मिली है कि मौसम खराब होने के कारण फिलहाल जो है वो ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है, सर्च ऑपरेशन और ये रेस्क्यू ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ऊपर से पत्थर आना दोबारा शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने आज के इसमें रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज सुबह जब जा रहे थे, भारत के राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का भी संदेश आया था, उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है इस घटना पर। और आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां जिन लोगों की दुखद मृत्यु उस घटना में हुई है उनको हमने 5-5 लाख रुपए देने की मुआवजे के रूप में वहां पर घोषणा की है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000, और उसके साथ साथ में ये भी हमने सुनिश्चित किया है जो ट्रीटमेंट का जो टोटल जो खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, उसको भी सरकार ही वहन करेगी। और उसके साथ अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया जितने भी परिवारजन जिनके परिवार के सदस्य अभी तक मिले नहीं है, जो मिसिंग है, उनके लिए हमने प्रशासन को कहा कि उनकी रहने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था वहीं नजदीक कहीं की जाए, और खाने की व्यवस्था उनकी वहां पर की जाए, जब तक हमारा ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, तब तक के लिए इस काम को जो है वो युद्ध स्तर पर जारी रखा जाए।
अध्यक्ष महोदय, जहां हम वहां पर उस स्थान पर देख करके आए तो अभी वहां पर मैन्युअली काम किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति है हमने एरियल सर्वे में भी देखा, उसके बाद नीचे वहां पर जाकर के भी देखा, तो ये वहां पर संभव नहीं लग रहा है कि इस ऑपरेशन को मैन्युअली इस प्रकार से हम प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। उस दृष्टि से अब हमने आदेश दिया है कि मशीन लगा करके पहुंचा करके जिस तरह से भी रास्ता निकलता है उसका, ताकि हम उस रेस्क्यू ऑपरेशन और ये हमारा सर्च ऑपरेशन को उसको हम जल्दी जो है उसको मुकम्मल कर सके, पूरा कर सके, ताकि वहां जो लोग चिंतित हैं, जिनके परिवार मिसिंग है, उनको हम जल्दी से जल्दी जो है वो राहत दे सके। अध्यक्ष महोदय, वहां का दृश्य सचमुच में बहुत विचलित करने वाला है। बस के कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो एक जगह है, सब कुछ अलग अलग है। और जो लोग उस बस में जिन 4 शवों को बरामद किया गया, उनकी स्थिति भी ऐसी है कि कोई भी शव इस प्रकार का नहीं मिल पाया जो पूरा मिला है। तो ऐसी विखंडित परिस्थिति में बहुत सारे शव वहां पर हुए हैं, मिले, प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही पीड़ा का विषय है। हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जो है कोऑपरेट कर रही है, स्थानीय जनता भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है, पूरा सहयोग कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी घटना के कारण जो क्षति हुई है, जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं हमारे बीच में से, ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्माओं के इसके लिए, आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हम हर संभव प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी जो है इसको पूर्ण करके जो मिसिंग है उनको हम बरामद कर सके। ये मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर से जहाँ पे ये दुर्घटना घटी है निकुल सराय के पास किन्नौर में, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से हमको पूरी सरकार को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि इस तरीके के जो दुर्घटनाएं समय समय पर जनजातीय क्षेत्र में हो रही है, किन्नौर में हो रही है या पांगी भरमौर में हो रही है, जहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, निश्चित तौर से हमको इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। जो एक्सेसिव हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये हमारी इकोलॉजी के लिए, इलाके के लिए ठीक चीज़ नहीं है। दूसरा, जहाँ तक ये दुर्घटना हुई है, निश्चित तौर से उसमें बहुत से परिवार जो है वो उजड़े हैं, बहुत से, कईयों के बच्चे, कईयों के पति, कईयों की बेटियाँ, कईयों की बहू इसमें जो है दुर्घटना में उनकी जान गई है, कई अभी लापता है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। सरकार अपनी ओर से इसमें कार्य कर रही है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी उसमें अपना कार्य कर रहे हैं, आईटीबीपी के जवान हैं वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, पैरामिलिट्री के लोग हैं वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। मगर जिस गति के साथ होना चाहिए उसमें निश्चित तौर से जो है कमी भी आई है। और एक बात जो वहाँ पे बहुत से परिवारजनों ने हमको कही है कि पिछले कल जब ये दुर्घटना घटी और उसके बाद जब एकदम वहाँ पे इवैक्यूएशन शुरू हुआ, एक्सकवेशन शुरू हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वो बस जो दबी हुई थी मलबे के अंदर, उसको मशीन के माध्यम से कहीं नीचे फेंक दिया गया। तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उससे भी बहुत सी जानें जो बच सकती थी वो भी इसमें जो है वो जानें गई है। निश्चित तौर से इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो उसमें बहुत सी लाशें मिली भी नहीं हैं। कई जो है शिमला पुलिस के भी वहाँ पे डॉग स्क्वाड लाया गया है, जिसके माध्यम से उनको सूंघकर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, मगर अभी भी बहुत सा उस पर काम करना बाकी है। और जो उसमें ये कमी आई है, जो लैप्स आई है, मैं किसी को ब्लेम गेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोई राजनीति करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर निश्चित तौर से जिस तरीके से परिवारों ने हमको ये बात कही कि कुछ जानें बचाई जा सकती थी, मगर वो बस जो मलबे के साथ नीचे फेंक दी गई उसमें बहुत सी जानें गई है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने खुद इस चीज़ का संज्ञान लिया है, वहाँ का दौरा किया है। इस पर निश्चित तौर से इंक्वायरी आने वाले समय में होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की दुर्घटना जब भी कहीं भविष्य में हो तो इस तरीके की फिर से उसमें लापरवाही प्रशासन की ओर से या
जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनकी ओर से देखने को हमको ना मिले। विश्वविद्यालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कोई और इस प्रकार का कार्य करना है, उसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करूं कि मैं उस कमेटी का हिस्सा रहा हूं जो माननीय महेंद्र सिंह जी, जो हमारे माननीय मंत्री है, इन्होंने हेड किया, और ये सारे विषय बड़ी गंभीर चर्चा के लिए आए, और उस गंभीर चर्चा के बाद ये जो अमेंडमेंट है इन द हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, ये इस सदन में इस बिल के द्वारा पेश किया गया है। उस गंभीर चर्चा के बाद जो मेरी जिम्मेवारी एक लेजिस्लेचर की बनती है, उसके बाद मैं इस चर्चा में शामिल हो रहा हूं। जिस समय ये उस कमेटी के आगे माननीय महेंद्र सिंह जी ये चर्चाएं हुई, मैं उस समय जो पूरा एक्ट है उसे आत्मसात करने में सक्षम नहीं था। और ये होता भी है जब पेश आता है और सारी चीजें आप डिटेल में नहीं देखते हैं तो बहुत सी बातें नजरअंदाज हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण इस एक्ट का क्या है, ये सब जानते हैं कि ये एक्ट हमने हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा दौर 1960 और 70 का रहा है, जिसमें बहुत सख्त किस्म के किसान आंदोलन हुए, और मैं दाद देता हूं उस समय की सरकार को। आई थिंक वी आर वन ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री जहां पर रिगरस लैंड रिफॉर्म हुए। पश्चिम बंगाल हुए, केरला हुए, त्रिपुरा हुए, जम्मू कश्मीर हुए, जम्मू कश्मीर में भी बहुत रिगरस लैंड रिफॉर्म, और हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए। और यह हिमाचल प्रदेश का जो मुजाहरा था उसकी देन रही है कि ये 1972 में इस कानून को हमें इनैक्ट करना पड़ा। और जब हमने ये कानून इनैक्ट किया, मैं इस सदन को इस कानून की सेक्शन 2 के बारे में एक यहां इसलिए रखना चाहता हूं, यह हमारे संविधान से ताल्लुक रखता है। नो डाउट all our laws have some kind of a relationship with the Constitution of India, but this act has a relationship as far as the directive policy of the state is concerned. ये डायरेक्शन है स्टेट को, और जिसका हमने जिक्र सेक्शन 2 में किया। It is hereby declared that this act is for giving effect to the policy of the state towards securing the principles specified in clause B and C of Article 39 of the Constitution of India. अब Constitution of India की जो धारा 39 है, वो कहती है certain principles of policy to be followed by the state. Article 39 पढ़ रहा हूं मैं। The state shall in particular direct its policy towards securing, इसने कहा एक्ट ने B and C clause, B clause में क्या कहा उसने, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. ये B बोला। C में बोलता है that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common deterrent. अब इसको मद्देनजर रखते हुए इस कानून को हमने इनैक्ट किया 1972 में।
और 72 में ना कर ये मैं क्लियर नहीं हूं, 6A और 7A जिसको हम संशोधित करना चाहते हैं, ये बाद में इंसर्ट हुआ। लेकिन जब हम इस एक्ट की मंशा जो कही जा रही है, बिल्कुल मैं आपसे महेंद्र सिंह जी 100% सहमत हूं, उसमें तो राय नहीं है कि आपने कहा है कि जो हमने एग्जेम्पशन दी, काय में हमने एग्जेम्पशन दी टू अपार्ट फ्रॉम ये कैटेगरी, हमने टी एस्टेट्स को भी एग्जेम्पशन दे दी। क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, मैं बहुत सा उसके बारे में कह नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हिंदुस्तान में उस टाइम तो असम में थी या चाहे हिमाचल प्रदेश में थी, और हमारी चाय उस समय, क्योंकि ब्रिटिश आ गए थे हिमाचल में, ये तो राजधानी बन गई थी शिमला, वो चाय ने एक अच्छा एक अपना जो अस्तित्व है पूरी अर्थव्यवस्था में कायम किया। और इसीलिए 1972 में जब हमने इनैक्ट किया इसको, ये एक निश्चित रूप से एक कंसिडरेशन रही होगी कि चाय बागान को भी हम उससे एग्जेम्प्ट किया जाए। और इसलिए हमने, माननीय सदस्य संक्षेप में बात कहें। सर ये सुन रहे हैं मंत्री जी, सुन रहे हैं। अगर मैं पूरी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, थोड़े में भी आप सारी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं। करें अध्यक्ष महोदय, नहीं चलो, आपने संशोधन दिया है, विनती मांगना चाहता हूं, किसी भी कानून को इनैक्ट करने के लिए उसका इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर यू इनैक्टिंग एनी लॉ, दैट इंटेंशन हैज टू बी सीन। उसी से पता लगता है कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अपने 6 उसको हम नजरअंदाज ना करें। 7 मिनट हो गए है ना, भूमिका ज्यादा लंबी मत बांधा करो। इसलिए आपने ऑब्जेक्ट में कहा है कि हमारा मकसद ये है कि जो चाय बागान है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, और वो क्या कहते हैं, हमारे चाय बागान ही होने चाहिए, उसके अलावा एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि हमने कानून, इसी कानून के तहत हमने एक जो है परमिसेबल एरिया आइडेंटिफाई किया है। ये जो हमारा ये जो पूरा कानून है, इसमें 2 हिस्से हैं। एक है जो हमने 10 का है, 20 का है, 30 का है, और जनजातीय इलाके में तो हमने 70 एकड़, बीघे की बात है या एकड़ की बात है, वॉट एवर इट इज, एकर्स की बात की है। ये है परमिसेबल अमाउंट, इधर इट इज 10 एकर्स, 15 एकर्स, ये 30 एकर्स और 70 एकर्स हमने कह दिया कनौर है, डोडरा कुवार है, आपका बड़ा बंगाल है, ये परमिसेबल वो है। अब एक्चुअली क्या है, इसके 2 हिस्से, एक हिस्सा है जो परमिसेबल है, एक है जो परमिसेबल से ऊपर है। जहां तक तो परमिसेबल का है, आई एम 100% विद यू। मैंने तो वहां भी वो क्या कहते हैं वो हिस्सा लिया है। यस, मैं उसको इन टोटलिटी नहीं समझ पाया कि क्या है क्या नहीं है। तो असल में ठीक है, आपकी बात है, 6A and 7A जब हम डील कर रहे हैं, इट इज अबव द परमिसेबल लेवल, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए जो परमिसेबल वो जो लैंड है, वो जो तो परमिसेबल है वो तो ठीक है, उसमें आपकी वो चाय की खेती हो, जो लेकिन जो परमिसेबल से ऊपर जो है उसके लिए सरकार, और मैंने तो यहां तक गया, अगर ये सदन भी क्या कहते हैं उसके लिए क्या कहते हैं तैयार हो जाती है उसको किसी और कार्य करने के लिए। कल हमने एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय बनाई है पालमपुर के अंदर, और जब हमने पालमपुर में विश्वविद्यालय बनाया, संभव है वो चाय बागान पर बना है। आज पालमपुर के अंदर बहुत सी ऐसी जमीन हो सकती है जो उस चाय बागान के पास है, जो परमिसेबल से ऊपर है, तो क्यों नहीं वो सरकार उसके लिए इस्तेमाल कर सकती है किसी चीज के लिए। तो इसीलिए ये माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या कहते हैं, अनुमति सरकार के हाथ में हमेशा रहनी चाहिए
कि इस जमीन के लिए वो सरकार, अगर सरकार आप नहीं चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये सदन का अधिकार होना चाहिए कि उस जमीन को वो परमिसेबल वो से ऊपर जो जमीन है उसको क्या कहते हैं, जो भी पब्लिक यूटिलिटी हो सकती है, विश्वविद्यालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, कोई और इस प्रकार का कार्य करना है, उसके लिए अनुमति मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मैंने ये संशोधन पेश किए हैं। और तीसरी बात जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, जो इस सदन में ये जानकारी क्या कहते पेश की गई, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट था और ये सुप्रीम कोर्ट में मुझे मालूम नहीं था। जब वो चर्चाएं वहां पर आपकी कमेटी में हुई, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने, ऐसा लगता है कि बेस्ट लेजिस्लेशन के पक्ष में वी शुड वेट कि वो सुप्रीम कोर्ट उस मसले पर क्या कहना चाहता है। और इसलिए क्योंकि मैटर सब जुडिस है, ऑलरेडी ये कोर्ट की स्क्रूटनी में है। भारद्वाज जी मेरे ख्याल मेरे से बिल्कुल सहमत होंगे, ये तो बहुत लीडिंग एडवोकेट हाई कोर्ट के रहे हैं। और जो परंपराएं कोर्टों की होती है, जब मैटर कहीं अंडर स्क्रूटनी है और एग्जामिनेशन के तहत है, तो वी शुड wait till such a time and also more deeper discussion के लिए let the question go to the select committee, वहां पर इसमें गंभीर चर्चा हो। और ऐसे ल्यूमिनरीज भी हो जैसे भारद्वाज जी हैं, जो कानून बिल्कुल टिप्स पर जानते हैं और जो क्षमता और ताकत रखते हैं कि बहुत एक ऐसा लॉ बनाएं जो बैलेंस्ड हो और जो वो स्टेट के पक्ष में जाए। ऐसा ना हो कि जो आज स्टेट के अधिकार है पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स को कैरी करने के लिए, उस पर भी एक प्रतिबंध लग जाए। इस नजरिए के साथ मैंने ये संशोधन इस सदन में पेश किया है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मंत्री महोदय ये जो चर्चा हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए और ये जो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको उस समय के लिए अबेयंस में डाल दे जब ये फाइनली वहां से होगा। ठीक है, आज सिलेक्ट कमेटी को ये जाए। आपने बोलने की इजाजत दी, आपका बहुत बहुत जी। अरुण जी, क्या आप भी बोलना चाहते हैं?